Hello friends, welcome to ProTalent IAS Academy, and in this session for Economic Survey 2017-18, we are going to discuss about prices and inflation. So this is our chapter number 4 of, you can say, volume 2 of Economic Survey. I'm sure you are learning, you can say, few concepts related to Economic Survey. In this particular topic, what we are going to understand is, number 1, what is the current inflation is as mentioned in the Economic Survey. We will understand ये inflation होता क्या है, क्या क्या factors की वजह से आता है. That's what we will try and understand. And what are the actions government is doing to control this particular part. So we will understand everything related to this issue. So let me start to give you basic orientation for this particular chapter. The orientation is this, that inflation in the country continued to a moderate level during 17-18. So inflation has remained at the moderate level. So inflation होता क्या है, थोड़ा सा वेट करें, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है. This is CPI based headline inflation which was averaged at 3.3% during April-December 17-18. So what is this CPI based headline inflation? CPI, called Consumer Price Index, that is one way to measure the inflation. There are various ways. Primarily, there are two important ways called CPI and WPI. CPI के अंदर भी और 4 तरीके हैं, ठीक है. हम उसके ऊपर अभी टेक्निकल जाते हैं 2 मिनट में, ठीक है. पर पहले समझते हैं CPI बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन. सो भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? CPI के अंदर जो भी ऐसे फैक्टर जो सीजनल वेरिएशन लेकर आते हैं, उन पर्टिकुलर पार्ट को हम अगर निकाल दे तो देन वी गेट CPI बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन. ध्यान रहे, भारत में हम जो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए जो इंडेक्स लगाते हैं वो CPI बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन है. सो द सिग्निफिकेंट रिडक्शन in food inflation, particularly of pulses, vegetables, moderated the general inflation. So जो seasonal varieties है, vegetables, pulses, उसको निकालकर headline inflation के ऊपर अगर हम बात करें तो भैया वो करीबन 3.3% पे रहा. And more importantly, if we include this pulses and vegetable जिसका seasonal variation ज्यादा है, तो वो भी एक general inflation है, वो भी एक मॉडरेट लेवल पे रहा. फूड इन्फ्लेशन फेल टू 1.2%. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाइल कोर इन्फ्लेशन आल्सो डिक्लाइंड इन दिस रीजन. मैनी स्टेट्स विटनेस्ड रिडक्शन इन इन्फ्लेशन अक्रॉस रूरल एरिया एज वेल एज इन द अर्बन एरिया. अब आपके मन में ये सब सवाल आ सकते हैं कि सर ये जो इन्फ्लेशन है वो क्या अलग अलग तरीके से अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल सही बात सोच रहे हैं आप. इन्फ्लेशन अगर होलसेल प्राइस के नजरिए से देखें तो अलग रेंज चल सकती है, कंज्यूमर प्राइस के नजरिए से देखें तो अलग रेंज चल सकती है. अलग अलग स्टेट्स के मुताबिक अलग अलग इन्फ्लेशन हो सकता है. रूरल एरिया में अलग हो सकता है, अर्बन एरिया में अलग हो सकता है. तो ये इतना वेरिएशन क्यों आता है भाई? इतना वेरिएशन इस कारण से आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रूरल एरिया, अर्बन एरिया, उन दोनों का कंजम्पशन का लेवल अलग अलग है, ठीक है. तो कंजम्पशन अगर अलग अलग है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स की वजह से वहां के रेट अलग अलग हो जाएंगे. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप ये पूछे कि भाई ये जो कोर इन्फ्लेशन है और हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें कोई वेरिएशन है? बिल्कुल वेरिएशन है भाई. जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें जो सीजनल वेराइटी है हमने उसको बाहर निकाल दी है, यस और नो. और उसके सामने वी हैव अ कोर इन्फ्लेशन विच कवर्स एवरीथिंग. सो कोर इन्फ्लेशन अलग रेट पे काम कर सकता है और शायद आपका जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो अलग रेंज पे काम कर सकता है. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स बिकॉज उनके काउंटिंग में ही नंबर बदल रहा है, उनके काउंटिंग में ही नंबर बदल रहा है. सो दैट इज हाउ दिस चेंजेस आर हैपनिंग, ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट फर्दर पार्ट रिलेटेड टू दिस इज इकोनॉमी विटनेस्ड अ जनरल ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम अ हाई एंड वेरिएबल इन्फ्लेशन टू मोर स्टेबल प्राइसेस इन द लास्ट 4 ईयर. पिछले 4 सालों में भारत में
जो इन्फ्लेशन का जो वेरिएशन रहा वो काफी कंट्रोल्ड रहा, ठीक है। तो जो प्राइस की स्टेबिलिटी चाहिए वो काफी अच्छी तरीके से आई। अब ये प्राइस की स्टेबिलिटी के ऊपर अलग से चैप्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी इकोनॉमिक सर्वे में? भाई ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हम एक तरीके से प्राइस की स्टेबिलिटी देखते हैं तो प्राइस की स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट इंपैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आपको और मुझे डे टू डे लाइफ में ये अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? प्राइसेस अगर बढ़ जाती है, अब प्राइसेस बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से बढ़ जाती है, पर प्राइसेस बढ़ जाती है तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके मुताबिक अफेक्ट होते हैं, ठीक है। आज अगर मानो मिल्क प्राइसेस बढ़ गई है सो हमारा मिल्क का कंजम्पशन पॉसिबली वेरी करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो दूसरी जगहों पे इंपैक्ट है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस अगर चेंज हो जाती है, ऑयल प्राइसेस अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट पे बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो उसकी जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बाकी सब से फैक्टर्स पे लगेगी और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तरीके से बाकी सब आइटम्स का रेट बढ़ जाता है। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट पार्ट, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में पिछले 4 सालों में, ठीक है, पिछले 4 सालों में जो एक तरीके से प्राइसेस एक तरीके से कंफर्टेबल रेंज पे रही, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा कि हमारे ऑयल प्राइसेस हैव रिमेन वी कैन से स्टैग्नेंट इन द लास्ट 4 ईयर। हेडलाइन इन्फ्लेशन which is measured by CPI has remained under control for 4 successive years। ध्यान रहे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता जो भी सीजनल वेराइटीज है, जो भी सीजनल वेराइटीज है वो उसमें से हमने निकाल दी है और दैट इज हाउ यू कैन से हेडलाइन इन्फ्लेशंस आर कमिंग अप। अब ये जो सीजनल वेराइटी है वो किसकी वजह से आती है? फूड इन्फ्लेशन, and it is measured through consumer food price index. It has declined and it has reached to a low point to 1.2% during 17-18, ठीक है। So this is how the scenario has taken place in India. Now let's go to the global level, जो भले इकोनॉमिक सर्वे में बात नहीं करी गई है पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं so that you can understand how things are working on a global level. This is what the inflation rates are happening, ठीक है। सो आपके सामने जो डार्क कलर दिख रहा है, ठीक है, ये जो भी डार्क में दिख रहा है वहां पे इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा चल रहा है। वन ऑफ द यू कैन से इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड वेनेजुएला। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा है और दैट इज टू द ट्यून ऑफ सम राउंड यू कैन से 1000%। अभी रिसेंटली यू कैन से वहां का इन्फ्लेशन रेट एक नंबर आया था जब 2 दिन पहले ही बात करें हम, तो इट वॉज सम राउंड यू कैन से 600%। सो दैट वे टर्न्स आउट टू बी ह्यूज। देन देयर आर सर्टेन अदर कंट्रीज जहां पे जैसे ये आपके सामने जो कंट्रीज है वहां पे, ठीक है, इट इज 10 to 25%। फिर इंडिया जैसे कंट्रीज में इट इज इन द रेंज ऑफ यू कैन से 3% to 2%। एंड देन यू कैन से द वेरी लाइट कंट्रीज, ठीक है, जहां पे आपको दिख रहा है इट इज 0 to 3%। और कुछ कुछ जगह पे जहां पे यू कैन से इट इज गोइंग टू द लेस देन 10%। तो ये तरीके की चीजें अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब ये बताता है कि जहां जहां बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है वहां पे ऑब्वियसली सिचुएशन ज्यादा खराब है और जहां जहां बहुत कम इन्फ्लेशन है वहां पे भी सिचुएशन इकोनॉमी मूव करने के लिए काफी दिक्कत वाली है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जिस कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट 0% से कम है वहां पे प्रॉब्लम यह है द बिजनेसमैन विल नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू वर्क हार्ड बिकॉज प्राइसेस बढ़ने वाले नहीं है। प्राइसेस अगर बढ़ने वाले नहीं है he is not going to get a lot of opportunities to do business. So that is where the problem is. और जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पे people have a problem that people say कि it is really not possible for them to survive in this higher pricing. भाई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है that let's say you have gone to a restaurant and you ordered food and by the time you complete your food prices have changed, ठीक है। आपने ऑर्डर किया था देखकर कि भैया ये एक्स प्राइस में हम पैसा देंगे, ठीक है, बट बाय द टाइम यू कंप्लीट योर फूड इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया एंड आपको ज्यादा पैसा देना पड़े। सो दैट इज हाउ दिस इन्फ्लेशन रिलेटेड सिनेरियो इज कमिंग। सो आईएमएफ की तरफ से ये डेटा आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। नाउ दिस इन्फ्लेशन इज यू कैन से द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन इंक्रीज in the general price level of goods and services in an economy over a period of time. So that's what basically the definition of inflation. What does inflation do? It reduces
द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। आपके पास जो पैसे हैं उसका परचेसिंग पावर ये कम करता है। इट ऑल्सो यू कैन से गिव अ लॉस टू द रियल वैल्यू ऑफ योर मनी। मतलब एक समय पे आपको 100 रुपीज कुछ चीजें परचेस करने के लिए कैपेबल थे, आज उस 100 रुपीज से आप उतना ज्यादा चीजें परचेस नहीं कर पाते। इट इज मेजर्ड बाय एन इन्फ्लेशन रेट। Okay, so that is how this inflation is. So what are the factors which contribute to the inflation? There are two kind of factors which contribute to this. One is called cost push inflation, other is called demand pull inflation. Cost push, भाई चीजों के दाम ही बढ़ गए, उनकी कॉस्ट ही बढ़ गई। रैपिड वेज इंक्रीज और राइज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस और राइज इन ऑयल प्राइसेस। अब इसकी वजह से कॉस्ट पुश आ गया, बिकॉज ऑल दिस आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से अगर उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ गए, एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड देन वी हैव अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। पैसों का सप्लाई बढ़ गया, अब पैसों का सप्लाई बढ़ गया तो पीपल हैव मोर मनी। व्हेन पीपल हैव मोर मनी दे डिमांड मोर आइटम्स, व्हेन दे डिमांड मोर आइटम्स द प्राइसेस गो अप। That's how the scenario is. और increase in the aggregate demand for goods and services, कि भाई लोगों की डिमांड ही बढ़ गई, possibly due to population or possibly by you can say their consumption has increased, or there's a decrease in supply of goods and services कि सामान ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से एक तरीके से प्राइसेस बढ़ गई। सो ये दो रास्ते हैं जिसके द्वारा आपका you can say inflation बढ़ता है, that is cost push inflation, and then you have a demand pull inflation. Demand is created either through more of money supply, or you can say more of demand for the goods, which is basically the increase in the population or decrease in the supply of goods. These are the reasons why inflations take place. So what are the you can say measurements of inflation in India? By in India, the price level changes, which is called mainly inflation, is measured in through two major indices. One is called CPI, other is WPI. You should understand this all India CPI is you can say presented by CSO, which is Central Statistical Organization, as well as Labor Bureau prepares 3 other CPI for specific occupational group. भाई CPI 4 तरीके के होते हैं, उसमें से जो ऑल इंडिया CPI है that is coming through CSO, और बाकी जो 3 है that is coming through Labor Bureau, that is talking about you can say 3 other CPI, while WPI is prepared by Office of Economic Affairs, Ministry of Commerce and Industry. वो ये बनाते हैं। हम अभी देखते हैं ये चारों 4 तरीके के इन्फ्लेशन के मेजरमेंट क्या है। So recently witnessed a gradual transition from a period of high variable inflation to you can say more stable, ये भी हम बात कर चुके थे, and there is a consumer food price index has increased by just 1.2%. So देखते हैं ये टोटल जो 5 इन्फ्लेशन के जो इंडेक्स है उनका क्या नंबर रहा। So these are the numbers. WPI 2012-13 में that was a number which is huge, 6.9%. ध्यान रहे it should be between the range of 2 to 4%. okay, ठीक है, उसके सामने दिस आर ह्यूज नंबर्स, ये देखिए आप काफी बड़े नंबर्स है। ठीक है, तो ये जो समय था वो काफी ज्यादा था, ये भी एक समय था ज्यादा था, पर पिछले कुछ समय से इट इज यू कैन से रिड्यूस्ड। आप देख सकते हैं ये काफी रिड्यूस हुआ। ठीक है, एंड नाउ वी आर इन द रेंज ऑफ सम अराउंड यू कैन से 2 to 3%। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने बताया था 2 to 4% नहीं, बट इट इज 2 to 6% का रेंज होना चाहिए। 6% के ऊपर है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी रियली नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये देखें WPI, CPI ओवरऑल ये CSO निकालता है, और ये जो तीनों 3 है दैट इज बेसिकली ब्रॉट बाय यू कैन से द लेबर ब्यूरो। सो IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, AL का मतलब है एग्रीकल्चर लेबरर्स, और RL का मतलब है रूरल लेबरर्स। सो दिस इज हाउ CPI इज कमिंग। ठीक है, अगर उसको चार्ट के नजरिए से देखें तो CPI हेडलाइन, तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक लाइन दैट इज कॉल्ड CPI हेडलाइन। तो ये जो 4% वाला जो लाइन है, ठीक है, 4% से 2% इधर और 2% ऊपर, सो दैट इज 2 to 6% की रेंज के बारे में बात रह रही है। तो ये जो 6% यहाँ पे होगा और ये करीबन 2% यहाँ पे होगा, इसके बीच में है ना, इसके बीच में
ये एक तरीके से स्टेबल रह रहा है ऐसा माना जा रहा है। ओके, सीपीआई फूड का आप देखिए काफी वेरिएशन रहा था कुछ समय पे, है ना, 2016 के समय पे वो काफी ऊपर रहा था, अब एक तरीके से वो काफी स्टेबल रेंज में चल रहा है। सो दिस इज हाउ दिस इन्फ्लेशन इज हैपनिंग। सो ये ट्रेंड क्या है, चलिए समझते हैं ट्रेंड क्या है। फूड इन्फ्लेशन विच इज अ basically good agriculture production coupled with a regular price monitoring by the government help contain inflation। दो कारण, सरकार ने रेगुलर उसके ऊपर कंट्रोल किया और दूसरा काफी अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। सो यू कैन से फूड रिलेटेड प्राइस इंडेक्स था जो करीबन 2016-17 में 4.2% था। इट इज यू कैन से दिस इज नाउ रिड्यूसिंग, इट हैज रीच टू 1.2%। ठीक है, द राइज ऑफ फूड इन्फ्लेशन in the recent month is mainly due to factors driving prices of vegetable and fruits। so देखते हैं ये नंबर वापस क्या नंबर बता रहे हैं। देखिए आप, ये था आपका 2016-17 का नंबर और ये 2017-18 का नंबर। आप देख सकते हैं हर जगह पे उसमें काफी बड़ा रिडक्शन दिखा है। ओके, दिस इज हाउ एक वेजिटेबल में इंक्रीज दिख रहा है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज वेजिटेबल की प्राइसेस पिछले कुछ समय पे बढ़ गई है। दिस इज अ बेस ईयर 2012। This is how the scenario is. This is CPI base. Similarly, on a WPI base scenario, the same. एक तरीके से काफी reduction रहा है. Okay, so this is reasonably a good number for us. So what are the current trends? So let's understand the trends. Core inflation. The significant moderation has been witnessed in headline and food inflation. The CPI based core inflation has remained above 4%. So this is reasonably a good number. However, it has declined from 4.8% to 4.5 in 2017-18 April-December, and it was at 5.2 in December 2017. Refined core, that is excluding housing, declined to 4% and it has stood to 4.3%. So these are the very good information about our economy, that how this has remained in a reasonable level. So these are once again core, refined core and refined core, you can say excluding housing। तो ये तरीके के अलग अलग तरीके के you can say मेजरमेंट होते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्या क्या ड्राइवर्स थे हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए। फूड वॉज द मेन ड्राइवर इन CPI रूरल इन्फ्लेशन in 16-17, while miscellaneous category contributed the most to the inflation in the rural area during April and December for this particular time period. The contribution of fuel and light, clothing, footwear, pan, tobacco, intoxicants categories in CPI has risen against over the same period. अर्बन एरिया में भी ऐसा रहा। बिल्कुल हम इसको ग्राफ के नजरिए से देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट मी स्टार्ट। सो भैया ये कंट्रीब्यूशन टू CPI है ना, दैट इज ओवरऑल बात हो रही है। ठीक है, आपको अंदर का चार्ट जो दिख रहा है दैट इज 2016-17 के बारे में बात हो रही है, और जो बाहर का चार्ट दिख रहा है वो है आपका 17-18 का चार्ट है। अब जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है फूड एंड बेवरेजेस, भाई 16-17 में फूड एंड बेवरेजेस वाज कंट्रीब्यूटिंग टू 49%, नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 17%, सो दैट्स अ गुड नंबर। ठीक है भाई, फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट अ मेन ड्राइवर। सिमिलरली पान एंड टोबैको, इट वाज अ ड्राइवर टू द ट्यून ऑफ 3.7%, अब ये थोड़ा बढ़ गया 5.9% पे हो गया। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 7.4, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ। हाउसिंग वॉज यू कैन से अ बिग ड्राइवर नाउ। ठीक है, फ्यूअल is also a big driver now and miscellaneous is also a big driver। ठीक है, that is on the overall part। Now let's talk about you can say in the rural area। भाई रूरल एरिया में फूड बेवरेजेस you can say has decreased, pan tobacco has increased, clothing and footwear has increased in a big way, fuel and light increased in a big way। सबसे जो ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ वो आपके मिसलेनियस को हुआ। मतलब रूरल एरिया में ज्यादातर लोगों का जो इन्फ्लेशन बढ़ा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फूड बट बिकॉज ऑफ द मिसलेनियस आइटम्स, फ्यूअल, लाइट एंड क्लोथिंग रिलेटेड थिंग। लेट्स सी द सेम नंबर फॉर द अर्बन एरिया। भाई अर्बन एरिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहा? भाई हाउसिंग हैज इंक्रीज्ड इन अ ट्रेमेंडस वे, मिसलेनियस हैज इंक्रीज्ड इन अ ट्रेमेंडस वे, फूड एंड बेवरेजेस is not increased in a big way, while pan tobacco has not increased in a big way, while your clothing footwear has shown
some slight increase while fuel and light has increased. तो पिछले कुछ समय में भारत में housing, fuel, light and miscellaneous items have increased in a big way. Let's see these numbers in a state-wise manner. 5 states, namely Jammu Kashmir, Kerala, Delhi, Tamil Nadu and Himachal Pradesh recorded more than 4% you can say inflation, whereas 19 states had inflation which is you can say more than 4% in 16-17. भाई 16-17 में ऐसे कितने states थे? 19. अब कितने हो गए भैया? Only 4. 10 states had inflation rate lower than all India average, with Odisha having the lowest inflation, followed by Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh respectively. So that means state wise उसका जो distribution है that has remained reasonably to this stable level. Look at this data. Now this data talks about जो आपको blue line दिख रही है वो आपको 16-17 की है और red line दिख रही है वो आपको 17-18 की है. बहुत कम states में आपको दिख रहा है कि भाई जो 16-17 का जो डेटा था उसके सामने 17-18 में बढ़ोतरी रही, बाकी सब स्टेट्स में वो जरा भी बढ़ोतरी रही नहीं है. दैट इज ओवरऑल. अर्बन एरिया में हम बात करें तो अर्बन एरिया में कुछ स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उधर ये मतलब आपका 17-18 का इन्फ्लेशन 16-17 से ज्यादा है. अदरवाइज इट इज बेसिकली ऑन अ रिड्यूस्ड वर्जन. रूरल एरिया में भी रफली इसी तरीके से कुछ ही स्टेट्स में ये कहानी हो रही है. सो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें प्राइसेस का, सो ग्लोबली क्या ट्रेंड रहा भाई? एज पर द कमोडिटी प्राइसेस published by the World Bank, energy commodity prices are increasing. ठीक है. So the recorded average inflation of 15.3% was then, compared to last year it was on a negative front. So movement of fuel power inflation based on all India level is also connected with this global trend. So globally fuel or power is increasing, तो ऑटोमेटिकली इंडिया में भी उसी तरीके का इंक्रीमेंट दिख रहा है. तो हमारे यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रेंड देखे तो ये काफी ऊपर नीचे हो रहा है. सो दिस नंबर्स आर ह्यूज नंबर्स फॉर अस. ओके, सो ओवरऑल फ्यूल एंड पावर का भी नंबर आप देखें, उसके सामने फूड और बेसिक मेटल हैव रिमेन टू दी स्टेबल लेवल. उसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस आ नहीं रहे हैं. अब इसके ऊपर इंडिया ने क्या क्या एफर्ट लगाए हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए. भाई ये रहे हमारे इंडिया के एफर्ट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर्स प्राइस सिचुएशंस ऑन रेगुलर बेसिस एज अ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन पार्ट. किस तरीके से होते हैं? फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाता है. किस तरीके से? भाई एडवाइजरीज आर बीइंग इश्यूड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ दिस. अब कभी कभार प्राइसेस बढ़ जाती है गलत कारणों की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग या किसी ने बहुत ज्यादा सामान अपने पास होल्ड करके रख दिया और जानबूझ के प्राइस बढ़ा रहा है. सो अलग अलग तरीके के एक्ट बना के रखे हैं. दैट इज कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. सो ये तरीके के एक्ट्स बना के रखे हैं. उसमें समय समय पे सेंटर की तरफ से स्टेट को गाइडेंस दिया जाता है कि भाई आप उसको कंट्रोल करें, इसको आप इंप्लीमेंट करें. हायर you can say this MSP, which is you can say minimum support price, has been announced so as to incentivize production, thereby you can say enhancing availability of food items. That's very important. Also a scheme was launched titled as Price Stabilization Fund that is being implemented to control price volatility of agriculture commodities like pulses, onions and vegetable. Government also approved enforcement in a buffer stock of pulses from 1.5 lakh ton to 20 lakh ton to enable effective market intervention. सरकार ने अपने पास 20 लाख मेट्रिक टन का सामान अपने पास स्टोर करके रखा है पल्सेस के लिए स्पेशली. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर प्राइस वेरिएशन आती है सरकार खुद ही उसके ऊपर कंट्रोल करके उसको वी कैन से मैनेज कर पाती है. Export of edible oil was also allowed only in a broaded consumer packs up to 5 kg with a minimum export price of this. So इस तरीके से भी प्राइस उन्होंने कंट्रोल करी. Look at the other stuff. Government also imposed stock holding limit, you can say, of sugar, you can say till April 2018. Government also imports 20% duty on exports of sugar, primarily to promote the availability and moderating prices, permitting import of 5 lakh tons of raw sugar at a zero duty
is also imposed. 3 lakh ton was allowed at 25% duty. मतलब that way they try to control. That's very important part to understand कि सरकारों की ये मेथड है जिसके द्वारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो प्राइस इंस्टेबिलिटी आने की जो बात है उसको कंट्रोल करने के बाद ऑनियन के नजरिए से export of varieties of onion will be allowed only under letter of credit subject to a minimum export price of $850 per metric ton. So that is also being imposed. Similarly, you can say the various states and union territories have also been advised to impose stock limit on the onion. So that way it has been provided. So in nutshell, the conclusion is CPI inflation decline to 3.3%. That is very important, with broad-based decline in the inflation across major category groups except housing and fuel, you can say related part. ये दो चीजों को छोड़ दे, बाकी सब चीजों की prices कम हुई. Headline inflation has been below 4% for 12 straight months from November 16 to October, and CPI food inflation average around 1% during April-December part for the current year. So this is how you have to understand this prices and inflation related chapter of economic survey. We thank you very much for watching this. Do not forget to subscribe our channel, and if you have any query, feel free and ask us. All the best.